हेलो फ्यूचर एजुकेटर्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए और बेहद ज़रूरी सेशन में। दोस्तों, केबीएस, टीजीटी, पीआरटी और स्पेशल एजुकेटर टायर 2 एग्जाम्स क्लियर करना सिर्फ किताबें रटने का नाम नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट को फील करना और समझने का खेल है। और आज हम एक ऐसा कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, पाठ्यक्रम विकास के दृष्टिकोण यानी अप्रोच टू कैरिकुलम डेवलपमेंट। जरा इस स्लाइड पर बनी इस इमेज को ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो इमेज बनी है, एक खुली हुई किताब जिसमें एक नया पौधा उग रहा है। ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है दोस्तों, ये हमारी टीचिंग फिलॉसफी है। एक बच्चा इस नन्हे पौधे की तरह है। बच्चा कैसा है? नन्हे पौधे की तरह है। और हमारा कैरिकुलम जो है वो मिट्टी की खाद है, जो उसकी ग्रोथ को डिसाइड करता है। अगर हमारा अप्रोच या दृष्टिकोण ही सही नहीं हुआ तो क्या वो पौधा ठीक से ग्रो करेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आप सबने तारे जमी पर मूवी जरूर देखी होगी, है ना? उसमें ईशान अवस्थी का सिलेबस वही था जो क्लास के बाकी बच्चों का था, लेकिन उसके पुराने टीचर्स के पढ़ाने का जो तरीका या अप्रोच था वो बहुत ही ट्रेडिशनल और कठोर था, जो ईशान के लिए बिल्कुल काम नहीं किया। फिर एंट्री होती है निकुंज सर की। उन्होंने ईशान का सिलेबस नहीं बदला, उन्होंने क्या किया? अपना अप्रोच बदला। उनका करिकुलम अप्रोच चाइल्ड सेंटर्ड और थोड़ा फ्लेक्सिबल था। उन्होंने आर्ट और खेल कूद को कैरिकुलम में शामिल किया और रिजल्ट क्या निकला? ईशान अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच गया। बिल्कुल यही चीज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। एक टीचर या कैरिकुलम बनाने वाले के पास क्या माइंडसेट होना चाहिए, बिहेवियरल अप्रोच क्या है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है। ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट स्टडी गाइड होने वाली है। हम हर एक अप्रोच को बिल्कुल ऐसे ही रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़कर समझेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जब कोई ट्रिकी केस हिस्ट्री बेस्ड सवाल आएगा तो आप बिना कंफ्यूज हुए उसका सही जवाब चुन पाओगे। तो क्या आप सब तैयार हैं अपने टीचिंग के नजरिए को अपग्रेड करने के लिए? कमेंट्स में जल्दी से यस लिखिए और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ इस प्यारे से एग्जाम प्रेप वाले स्टिकी नोट को देख रहे होंगे, ये स्लाइड सीधे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे पीआरटी, टीजीटी, स्पेशल एजुकेटर टायर 2 का पेपर दे रहे हैं या किसी और भी टीचिंग एग्जाम का पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। कैरिकुलम डेवलपमेंट में तो वैसे कई अप्रोच होते हैं। जो कैरिकुलम डेवलपमेंट है उसके कई अप्रोच होते हैं, लेकिन हमें इन चार अप्रोचों को ध्यान में रखकर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यवहारवादी अप्रोच यानी कि बिहेवियरल अप्रोच हम बोल सकते हैं, व्यवहारवादी उपागम। ठीक है, तो ये जो पहला अप्रोच है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, इसमें सब कुछ लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप होता है। गोल्स और आउटकम पहले से फिक्स होते हैं। याद है दंगल मूवी में महावीर सिंह फोगाट की ट्रेनिंग का तरीका? बिल्कुल नाप तोल कर, इतने बजे उठना, इतना दौड़ना, ये खाना, ये नहीं, एकदम फिक्स टारगेट होता था उनका। तो बिहेवियरल अप्रोच का एक बढ़िया उदाहरण है जहां हम बच्चे के बिहेवियर में एक तय बदलाव लाना चाहते हैं। दूसरा है मैनेजरियल यानी कि प्रबंधकीय अप्रोच या उपागम। नाम से ही पता चलता है मैनेजमेंट, तो इसमें एक प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेटर का नजरिया होता है। फोकस इस बात पर होता है कि स्कूल के रिसोर्सेज जैसे टीचर, टाइम टेबल को अच्छे से प्लान किया जाए। जैसे सुपर 30 मूवी देखी होगी आपने। मूवी में आनंद कुमार जी को सिर्फ पढ़ाना नहीं था, बल्कि उन 30 बच्चों के रहने, खाने, किताबों और पूरी व्यवस्था को मैनेज करना था। यही होता है मैनेजरियल अप्रोच। तीसरा है प्रणाली यानी कि सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच जो है, ये पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक मशीन या सिस्टम की तरह देखता है। जैसे एक कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट होता है ना, बिल्कुल वैसा ही स्कूल भी एक बड़ा सिस्टम होता है जहाँ डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट, टीचर, स्टूडेंट सब एक साथ इंटरकनेक्टेड होकर काम करते हैं। फिर आता है मानवतावादी यानी कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। और चौथा जो सबसे स्पेशल एजुकेशन में सबसे ज्यादा काम आने वाला है, ये बच्चों को मशीन या रोबोट नहीं, इंसान मानता है। ये उनकी फीलिंग्स और उनके सॉरी थोड़ा गला खराब हो रहा है।
उनके इंटरेस्ट और उनके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर फोकस करता है। जैसे हिचकी मूवी में नैना माथुर ने क्या किया था, 9F के बच्चों पर कोई रूल्स नहीं थोपे, बल्कि उनकी फीलिंग्स को समझा और उन्हें उनके तरीके से सीखने में मदद की। यही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। ये तो बस इन चारों का एक क्विक ट्रेलर था, अभी असली पिक्चर बाकी है। तो चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और एक एक करके इन चारों को अच्छे से इनका पोस्टमार्टम करते हैं, ताकि एग्जामिनर एग्जाम में कोई भी सवाल पूछे और आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि उन चार भारी भरकम दृष्टिकोणों के नाम तो हमने पढ़ लिए, लेकिन आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं। आखिर ये अप्रोच नाम की चिड़िया है क्या? कई बार हम टीजीटी या स्पेशल एजुकेटर के एग्जाम में बड़े बड़े थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन बेसिक में ही अटक जाते हैं। तो चलिए इस स्लाइड में दिए गए इस सिंपल से फॉर्मूले से इसे डिकोड करते हैं। स्लाइड के पहले बॉक्स पर देखिए लिखा क्या है, अप्रोच क्या है, यानी कि दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, पहला बॉक्स जो दिखाई दे रहा है आप सभी को, दृष्टिकोण। अब ये दृष्टिकोण जो है, इसके नीचे क्या लिखा है, सोचने या काम करने का तरीका। ठीक है, सोचने या काम करने का तरीका, इसे एक मूवी के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप सबने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, है ना, देखी है। तो उसमें जो वायरस होता है, ठीक है, वायरस का एजुकेशन को देखने का जो अप्रोच था वो क्या था, जीवन एक रेस है, तेज दौड़ो, रट्टा मारो और कंप्लीट करो। वही रेंचो का अप्रोच क्या था, चीजों को समझो, मशीन कैसे काम करती है वो फील करो, एक्सीलेंस का पीछा करो। दोनों इंजीनियर, मतलब दोनों कहाँ पे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, लेकिन दोनों का काम करने का जो तरीका था, यानी सोचने का तरीका था, उनका अप्रोच जो था वो एकदम अलग अलग था। तो अब इस अप्रोच वाले बॉक्स में जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, इसको प्लस कर दीजिए तो हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, पाठ्यक्रम दृष्टिकोण। अगर आप दृष्टिकोण प्लस पाठ्यक्रम करते हैं तो क्या होता है, पाठ्यक्रम का दृष्टिकोण। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका सीधा सा मतलब है, किसी भी स्कूल या एजुकेशन सिस्टम में हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, उसे कैसे लागू करेंगे, इसका ब्लूप्रिंट या तरीका जो है वो कैरिकुलम अप्रोच कहलाता है। जैसा कि आखिरी स्लाइड, आखिरी बॉक्स में लिखा है, कैरिकुलम अप्रोच, पाठ्यक्रम को डिजाइन, निर्मित और लागू करने का तरीका क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम दृष्टिकोण कहलाता है। अब सोचिए, अगर आप एक स्पेशल एजुकेटर हैं और आपकी क्लास में कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है, या उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या फिर उसे विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो क्या आप यहाँ जो वायरस वाला अप्रोच है वो लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते ना। वहाँ उसका जो अप्रोच है पूरी तरीके से बदल जाएगा। आपको कैरिकुलम को किसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा, बच्चे के हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा और लागू करना होगा। इसलिए टीचर के लिए सही अप्रोच चुनना सबसे जरूरी कदम होता है। क्या अब आपको अप्रोच शब्द का असली मतलब फील हुआ? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हो, कितनी भी वीडियो बनाओ देख लेते हो और उसके बाद यहाँ से निकल लेते हो, तो प्लीज लाइक करके जाओ। तो चलिए अगली स्लाइड में हम अब पहले अप्रोच यानी कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण का अ, अर्थ गहराई से, ऑपरेशन करते हैं उसको गहराई से समझते हैं। खैर ऑपरेशन क्या करेंगे, हम डॉक्टर तो नहीं है ना, तो हम उसको थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कैरिकुलम के 4 मेन अप्रोचेस यानी दृष्टिकोण के बारे में। इसे बोरिंग किताबों की तरह नहीं, बल्कि कुछ मजेदार और रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। स्लाइड पर देखिए, सबसे पहला जो अप्रोच है वो है बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, ये जो बिहेवियरल अप्रोच है, आप इसे टारगेट आइकन को, जहाँ पर टाइगर, सॉरी, टारगेट, टाइगर याद आ रहा है मुझे, टारगेट का जो आइकन है वो देख रहे हैं ना, इसका सीधा फोकस किस पर है, गोल पर है। एरो का फोकस किस पे है, गोल पर होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे दंगल मूवी में महावीर फोगाट का एक ही फिक्स गोल था। वो क्या करता था, उसकी जो बेटियां थी उनको गोल्ड मेडल जितवाना था। तो उसको गोल अचीव करने के लिए उन्होंने गीता और बबीता के बिहेवियर और रूटीन को पूरी तरीके से बदल दिया। तो हम
जब भी एजुकेशन में पहले से तय कर लेते हैं कि बच्चे के बिहेवियर में हमें क्या डिजायर्ड बदलाव लाने हैं, वो बिहेवियरल अप्रोच होता है। फिर दूसरा जो है प्रबंधकीय यानी कि मैनेजरियल अप्रोच, ठीक है। इसमें फोकस ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसीज पर होती है। इसमें फोकस किस पे होता है? संगठन और नीतियों पर फोकस होता है। तो आप इसे मोहब्बतें मूवी के नारायण शंकर वाले गुरुकुल से जोड़कर देख सकते हैं, जहाँ अनुशासन, रूल्स और मैनेजमेंट ही सब कुछ डिसाइड करता है कि स्कूल कैसे चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा और सिलेबस कैसे लागू होगा। तीसरा है सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है, यानी कि प्रणाली अप्रोच। इसमें जो पजल आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पजल है, ठीक है। तो ये बहुत कुछ कहता है, जैसे कि एक क्रिकेट टीम काम करती है, सिर्फ अच्छी बैटिंग से आप मैच नहीं जीत सकते, बॉलिंग फील्डिंग का भी एक कनेक्ट होना जरूरी होता है। वैसे ही स्कूल के टीचर, मैनेजमेंट, रिसोर्सेज और स्टूडेंट, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हिस्से हैं जो एक सिस्टम की तरह साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अगर पजल का एक भी पीस गायब हुआ तो क्या होगा? सिस्टम में गड़बड़ हो जाएगी। और चौथा और सबसे खास जो है ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवतावादी अप्रोच जिसको बोलते हैं, ठीक है। मानवता और ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है, ये काम किस पर करता है? शिक्षार्थी केंद्र में, ठीक है। मतलब लर्नर सेंटर्ड होता है ये। इसके लिए आपको तारे जमी पर मूवी याद होगी, उस वो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। क्यों? जहां आमिर खान यानी निकुंब सर ईशान की ज़रूरतों और उसके जो इंटरेस्ट को एकदम सेंटर में रखकर उसे पढ़ाते हैं। स्पेशल एजुकेशन की हम इसी अप्रोच का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जहाँ बच्चे की खुशी, उसकी नीड्स, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हमारा मेन फोकस होता है, ठीक है। तो ये जितने भी चार अप्रोच हैं ये समझ में आ गए। तो चलिए अब इन चार अप्रोच को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियरल अप्रोच यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण की। स्लाइड पर आप एक घर का नक्शा देख रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है? ब्लूप्रिंट है। जब भी हमें घर बनवाना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट बनवाते हैं। मतलब घर बनाने से पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि कहाँ किचन होगा, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ हॉल होगा। बस एजुकेशन में भी बिहेवियरल अप्रोच एकदम इसी ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। अब सिद्धांत जो है व्यवहारवादी विचारों पर आधारित है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है फ्रेडरिक टेलर, ठीक है। ये बार आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं, बिहेवियरल अप्रोच के जो जनक हैं या प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो इनके प्रवर्तक जो है वो है फ्रेडरिक टेलर, जिनका नाम है, ठीक है। इन्होंने, फ्रेडरिक टेलर ने कौन सा अप्रोच दिया? तो बिहेवियरल अप्रोच दिया, ठीक है। इन्होंने एजुकेशन को मतलब एजुकेशन का आधार जो है उसको क्या माना है कि वो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, ठीक है। एजुकेशन का आधार किस तरीके से काम करता है? एक ब्लूप्रिंट की तरह। इनका जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? दक्षता प्राप्त करना, ठीक है। तो इसे हम एक मूवी के एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने चक दे इंडिया तो देखी होगी, देखी है ना? अब आप सोच रहे हो कि मैम कितनी मूवियों की बात कर रही है, तो अगर देखी है तो अच्छी बात है, आप इसको उससे रिलेट कर पाएंगे। उसमें कोच जो होता है कबीर खान का जो गोल है एकदम क्लियर होता है, पहले से फिक्स होता है। उसका जो गोल होता है वो क्या होता है? वर्ल्ड कप जीतना। और उस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने अपने टीम के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट यानी स्ट्रेटेजी तैयार किया था। उन्होंने हर खिलाड़ी की ट्रेनिंग उसी हिसाब से प्लानिंग की ताकि टीम में पूरी इफिशियंसी आ सके। बिल्कुल वैसे ही इस अप्रोच में हम पहले ही गोल्स, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारे वो तय कर लेते हैं। टीचर को पहले से पता होता है कि उसे बच्चे को क्या सिखाना है और उसके बिहेवियर में क्या बदलाव लाना है। फिर उसी गोल को पूरा करने के लिए सारा स्टडी मटेरियल और पढ़ाने का तरीका जो होता है वो अरेंज करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में कहें अगर हम, तो इसमें क्या होता है? इसमें पहले से ही लक्ष्य जो होता है और उद्देश्य जो होता है वो तय कर लिया जाता है और उसी के अनुसार जो सामग्री होती है वो व्यवस्थित की जाती है। मतलब पहले अपना टारगेट जो होता है वो फिक्स करो और फिर उसी हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग और तैयारी करो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बिहेवियरल अप्रोच। इसमें मुख्य चीजें जो है जो आपको याद रखनी है वो क्या है? इसके प्रवर्तक कौन है? तो फ्रेडरिक टेलर है, ठीक है। इन्होंने इनका जो आधार है वो क्या है? कैरिकुलम का एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करना, ठीक है।
ये जो सिद्धांत है किस पर आधारित है, वो व्यवहारवादी विचारों पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये जो बिहेवियरल अप्रोच है ये असल में काम कैसे करता है। ठीक है, स्लाइड में दिए गए इस फ्लो चार्ट को आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है, तो इसको हम एक बेहतरीन मूवी आप सबने देखी होगी सुपर 30, उसके एग्जाम्पल से समझते हैं। ऋतिक रोशन यानी आनंद कुमार सर का सबसे पहला गोल क्या था, अपने 30 बच्चों को आईआईटी का एग्जाम क्लियर करवाना। बस क्लासरूम में भी सबसे पहले टीचर अपना एक क्लियर गोल सेट करता है कि आज बच्चे को क्या सिखाना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, लक्ष्य और उद्देश्य तय करना, यानी कि गोल की सेटिंग करना। फिर आते हैं दूसरे स्टेप पर। अब सिर्फ गोल सोचने से तो काम नहीं चलेगा ना, तो आनंद कुमार सर क्या करते हैं, बच्चों को तैयारी करवाने के लिए स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल देते हैं और उनसे दिन रात प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। बिल्कुल वैसे ही टीचर भी अपने सेट किए गए गोल के हिसाब से बुक्स, नोट्स और क्लासरूम एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सामग्री और गतिविधियों को जोड़ना, यानी कंटेंट और एक्टिविटीज जो भी हैं इसमें वो करवाना। फिर आता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप जो है वो है इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन। ठीक है, बिना टेस्ट से कैसे पता चलेगा कि तैयारी कैसी चल रही है, टीचर भी टेस्ट या एग्जाम लेकर इवेल्युएट करता है। तो और ध्यान रहे स्लाइड में जैसा लिखा है, ये जो मूल्यांकन है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सीखने का मूल्यांकन शुरू में तय गए लक्ष्यों के आधार पर होता है। ठीक है, तो ये मूल्यांकन उसी आधार पर होता है जो गोल हमने स्टार्टिंग में तय किए थे। ठीक है, जो गोल हमने स्टार्टिंग में तय किए थे, मूल्यांकन भी क्या होगा, उसी आधार पर होगा। यानी टीचर चेक करता है कि जो सिखाने का टारगेट था वो पूरा हुआ या नहीं। और सबसे लास्ट में और फाइनल रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, बिहेवियर में बदलाव, यानी कि चेंज इन बिहेवियर। अंतिम जो परिणाम होता है या अंतिम हम वो बोल रहे रिजल्ट बोल रहे हैं इसको। ठीक है, तो जब आनंद कुमार के स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर कर लिया तो उनकी पूरी लाइफ और कॉन्फिडेंस में एक बड़ा बदलाव आ गया। एजुकेशन में भी हमारा अल्टीमेट मेजरमेंट यही है, अगर बच्चे ने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, उसके बिहेवियर या नॉलेज में वो पॉजिटिव चेंज आ गया जो हम चाहते थे, तो समझ लीजिए हमारा बिहेवियरल अप्रोच एकदम सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है ना, इजी लगा आप लोग सभी को टफ? ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे अप्रोच पर जो है मैनेजरियल अप्रोच, यानी कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण, मैनेजरियल अप्रोच। ठीक है, स्लाइड में आप देख सकते हैं ये अप्रोच जो है 1950 और 1960 के दशक में सबसे लोकप्रिय था। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलर कब था, 1950 और 1960 के दशक में। ठीक है, इनका जो मूल विचार था वो क्या था, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन होता था, कैरिकुलम का लीडर होता था और जनरल मैनेजर होता था। ठीक है, यानी महाप्रबंधक होता था। तो इसके लिए हम एक मूवी का एग्जांपल ले लेते हैं। मूवी कौन सी होगी, वही जो बहुत पॉपुलर थी, मोहब्बतें मूवी। ठीक है, उसमें जो नारायण शंकर का गुरुकुल था उसको हम याद करते हैं एक बार। वहां वो सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं थे बल्कि पूरे गुरुकुल के एक सख्त जनरल मैनेजर की तरह वो काम करते थे। यहाँ भी मूल विचार क्या है, एकदम यही है, स्कूल का प्रिंसिपल ही क्या करता था, कैरिकुलम लीडर होता था और जनरल मैनेजर भी वही होता था। सारा सिस्टम उन्हीं के बनाए रूल्स पर चलता था। अब स्लाइड में दिए गए कम फोकस और ज्यादा फोकस वाले पोर्शन पे आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इस अप्रोच में इस बात पर कम फोकस है, किया जाता है कि क्लास में क्या विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है, मतलब जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उस पर कम फोकस किया जाता है, पढ़ाने के तरीके पर भी कम फोकस किया जाता है। और इस अप्रोच में सबसे ज्यादा फोकस किस बात पर होता है, नीतियां और संगठन, यानी पॉलिसीज और ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहे हैं उस पर सबसे ज्यादा फोकस होता है। इसके अलावा पाठ्यक्रम में कैसे सुधार किया जा सके उस पर फोकस ज्यादा किया जाता था।
ठीक है, संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाए उस पर भी फोकस ज्यादा किया जाता था। तो इन बातों को सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता था। सिंपल वर्ड्स में कहें, यहाँ सारा ध्यान एक अच्छे मैनेजमेंट पर होता था, ताकि एजुकेशन का पूरा सिस्टम एक वेल मतलब आइडियल मशीन या ऑयल्ड मशीन की बात करें, वेल ऑयल्ड मशीन की तरह बिना किसी दिक्कत के चल सके। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो ठोको लाइक। तो चलिए अब देखते हैं इस मैनेजरियल अप्रोच में एक सुपरवाइजर की क्या भूमिका होती है। ठीक है, सुपरवाइजर की 10 भूमिकाएं यहाँ पर मैंने मेंशन की है। किसके हिसाब से? ऑरेंस्टीन और हंकिंस ने 2004 में ये 10 भूमिकाएं दी थी। तो स्लाइड में आप देख सकते हैं 2004 में सुपरवाइजर की 10 मुख्य भूमिकाएं बताई थी। किसने बताई थी? ऑरेंस्टीन और हंकिंस ने। इसे 3 मेन पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, पहला योजना और डिजाइन यानी प्लानिंग और डिजाइन, दूसरा जो है इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरा है इनोवेशन और इवेल्युएशन। ठीक है, तो अ, जैसे आप थोड़ी एक मूवी का एग्जांपल ले ले, तो जैसे बाहुबली बनाने से पहले एस राजमौली ने सालों तक सिर्फ प्लानिंग की थी कि सेट कैसा होगा, कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल वैसे ही एक सुपरवाइजर सबसे पहले स्कूल एजुकेशनल गोल्स सेट करता है। वो स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग करता है। इसके अलावा ग्रेड के हिसाब से प्रोग्राम डिजाइन करना और पूरे साल का स्कूल कैलेंडर और क्लास का शेड्यूल बनाना भी उसी का काम होता है। ठीक है, तो पहले प्लानिंग और डिजाइन में क्या क्या चीजें होती हैं? स्कूल के शैक्षिक लक्ष्य विकसित करना, छात्रों और माता पिता और शिक्षकों के साथ योजना बनाना, ग्रेड के अनुसार प्रोग्राम डिजाइन करना, स्कूल के कैलेंडर और क्लास शेड्यूल करना। फिर आता है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप जो है वो है कार्यान्वयन। कार्यान्वयन का मतलब क्या होता है? पहले प्लानिंग हो गई, ठीक है, अब बारी किसकी है? एक्शन की, मतलब क्रिया करने की। तो सुपरवाइजर यहाँ क्या करता है? कैरिकुलम और टीचर गाइड तैयार करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है? कैरिकुलम और टीचर की गाइड तैयार करता है। ठीक है, और सही टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि पाठ्य पुस्तकों के चयन में मदद करता है। डायरेक्टर की तरह वो सेट पर यानी क्लासरूम में जाकर टीचर्स को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, शिक्षकों का निरीक्षण करने का काम भी किसका होता है? सुपरवाइजर का होता है। और पाठ्यक्रम लागू करने से में शिक्षकों की सहायता करना, जो भी कैरिकुलम लागू होता है वो सही से लागू हो, ठीक है, उसके लिए सुपरवाइजर क्या करता है? उनका पूरा सपोर्ट करता है। मूवी रिलीज होने के बाद रिव्यू देखा जाता है ना, तो यहाँ सुपरवाइजर जो होता है हमेशा इस बात पर ध्यान देता है कि कैरिकुलम में क्या नया बदलाव या इनोवेशन लाया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है नवाचार और मूल्यांकन, यानी इनोवेशन और इवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? बदलाव और या इनोवेशन लाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट वो इवेल्युएशन के लिए स्टैंडर्ड तय करना है। ठीक है, ताकि पता चले कि हमारी सारी मेहनत और प्लानिंग का रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में बदलाव और नवाचार जो होता है उसको बढ़ावा देने देने का काम सुपरवाइजर का होता है। मूल्यांकन के लिए जो भी स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं वो भी काम किसका है? सुपरवाइजर की भूमिका है। ठीक है, उसमें सुपरवाइजर का रोल है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हमारे तीसरे दृष्टिकोण पर, जो है सिस्टम अप्रोच यानी कि प्रणाली दृष्टिकोण, जिसको क्या बोलते हैं? सिस्टम अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम थ्योरी जो है वो किससे प्रभावित है? सिस्टम थ्योरी से प्रभावित है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि एक अप्रोच जो है वो पूरी तरह, ये जो अप्रोच है, मैंने गलत बोला है लेकिन ये गलत नहीं हो गया, ये सही है। ठीक है, एक अप्रोच जो है वो पूरी तरीके से किस पर काम करता है? सिस्टम थ्योरी पर। ठीक है, बेस्ड है। इसे समझने के लिए मिशन मंगल मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं। उस मूवी में क्या कोई एक साइंटिस्ट अकेले मंगल ग्रह तक रॉकेट भेज सकता था? बिल्कुल नहीं ना। तो नेविगेशन टीम थी उसमें, डिजाइन टीम, पेलोड टीम, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर ये भी टीम गड़बड़ करती तो पूरा मिशन फेल हो जाता।
बस यही बात सिस्टम अप्रोच एजुकेशन में भी कहता है। उसके हिसाब से एक स्कूल या पूरा स्कूल डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें भी उसी तरीके से एक बड़े सिस्टम की तरह है। इसके सभी हिस्से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, यानी जुड़े हुए हैं। यहाँ कोई भी हिस्सा अकेले या अलग थलग काम नहीं कर सकता। मैनेजमेंट, टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ सबको एक टीम की तरह मिलकर काम करना होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर स्लाइड में आप बॉक्स देखेंगे, यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, इसमें एरो लगा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि संगठन चार्ट। ठीक है, ये दिखाता है कि कर्मचारी कैसे जुड़े हैं और निर्णय कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, ये चार्ट हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताता है। पहला क्या दिखाता है? पहला दिखाता है कि स्कूल में सभी कर्मचारी या स्टाफ जो हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, जो भी बॉक्स हैं वो क्या हैं, एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। तो सिस्टम अप्रोच जो है इसी तरीके से काम करता है, जितने भी कर्मचारी होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये दिखाता है कि स्कूल में जब कोई बड़ा डिसीजन यानी निर्णय लेना होता है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है और कैसे लिया जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो सिस्टम अप्रोच का मतलब है पूरी मशीनरी एक साथ मिलकर काम करना। यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए सिस्टम अप्रोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्लाइड पर देखिए, यहाँ जॉर्ज बियोचैम्प ने 5 सिद्धांत दिए थे। इनके 5 स्तंभ बोल सकते हैं, सिद्धांत नहीं। ठीक है, इन्होंने 5 स्तंभ दिए हैं। ठीक है, इनका मानना है कि जो प्रणाली के 5 सिद्धांत हैं या हिस्से, सॉरी 5 स्तंभ या हिस्से हैं, समान रूप से इक्वल है। ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस सबकी है। अगर एक हिस्सा भी या एक पिलर भी हट जाता है तो क्या होगा, पूरा सिस्टम जो है कमजोर हो जाएगा, यानी गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इसे एक मूवी के एग्जाम्पल से समझते हैं। अ, सुपर हिट मूवी के एग्जाम्पल से समझते हैं। कौन सी मूवी ले यहाँ पर, या ऐसे ही समझते हैं कि क्या सिर्फ अच्छे हीरो के होने से मूवी हिट हो जाती है? नहीं ना, उसके लिए अच्छी स्टोरी, डायरेक्शन, म्यूजिक और एडिटिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। ठीक है, तो वैसे ही स्कूल एजुकेशन सिस्टम के ये 5 पिलर हैं। पहला जो है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन, यानी स्कूल का पूरा मैनेजमेंट और प्रिंसिपल जो कि एक फिल्म के प्रोड्यूसर की तरह होते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो कौन क्या है, काउंसलिंग यानी कि परामर्श। ठीक है, बच्चों को सही रास्ता दिखाना, उन्हें गाइड करना और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। तीसरा जो है वो क्या है, कैरिकुलम। ठीक है, यानी स्कूल का सिलेबस और कंटेंट जो कि हमारी फिल्म की मेन स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, चौथा क्या है, इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो है टीचर का क्लास में पढ़ाने का तरीका बिल्कुल कैसा होता है, एक डायरेक्टर की डायरेक्शन की तरह। ठीक है, फिर आता है पांचवा। पांचवा कौन सा होता है, मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन, यानी बच्चों के टेस्ट और एग्जाम्स। ठीक है, जैसे मूवीज रिलीज होने के बाद पब्लिक का फाइनल रिव्यू आता है। ठीक है, तो उसमें या तो बहुत ज्यादा हिट हो जाती है, ब्लॉकबस्टर हो जाती है, या तो फिर क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाती है मूवी। ठीक है, तो वैसे ही ये जो हिस्से हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, अगर एक पिलर भी कमजोर होगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए अब हम अपने आखिरी और खास दृष्टिकोण पर आते हैं, यानी कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मानवतावादी दृष्टिकोण, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, स्लाइड में बने हुए अब इस हार्ट को देखिए। ठीक है, यहाँ पर एक दिल बना हुआ है। ठीक है, वो वाला दिल नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो दिल है वो क्या है, एक सेंटर है। किसका सेंटर है, जिसमें बच्चे को, लर्नर को सेंटर माना जाता है। ठीक है, यानी कि लर्नर केंद्रित है। ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड केंद्रित नहीं है। ठीक है, तो स्लाइड में बने इस हार्ट शेप पर इसके अंदर खड़े बच्चे को देखिए। इसे देखकर हम इमेजिन कर सकते हैं, जैसे तारे जमी पर मूवी जरूर हमें याद आती है जब भी हम ऐसी चीज देखते हैं। ठीक है, उस मूवी में जो आमिर खान थे, उनका फोकस क्या था, सिर्फ ईशान को स्पेलिंग रटाने पर नहीं था ना, बल्कि उसकी खुशी, उसके इमोशंस और उसका जो टैलेंट था उसको समझने पर था। तो ये जो अप्रोच है बिल्कुल वैसा ही है। इसका आधार क्या है, प्रोग्रेसिव फिलोसफी और बाल केंद्रित आंदोलन है। ठीक है,
मतलब ये प्रोग्रेसिव फिलॉसफी है, प्रगतिशील है, ठीक है, और चाइल्ड सेंटर्ड है। इसका जो मुख्य विचार है, ठीक है, इसका मुख्य विचार जो है संपूर्ण बच्चा, ठीक है, बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब है एजुकेशन का मकसद सिर्फ बच्चे को किताबें पढ़ाना और एग्जाम पास करवाना नहीं है, यहाँ एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, ये जो है वो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इसमें बच्चे की मेंटल ग्रोथ के साथ साथ उसके इमोशनल और सोशल ग्रोथ भी शामिल हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन पर नीचे हाईलाइट है, शिक्षार्थी यानी हम लर्नर हमेशा पाठ्यक्रम के बिल्कुल केंद्र में होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमेशा कैरिकुलम के एकदम सेंटर में कौन होता है, बच्चा होता है, यानी सारा सिलेबस और पढ़ाने का तरीका जो है बच्चे की नीड्स के हिसाब से सेट किया जाता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो स्लाइड में दिख रहे इस तराजू को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक तराजू दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, ठीक है। ये हमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता है, फॉर्मल और हिडन कैरिकुलम के बीच का बैलेंस बताता है, ठीक है, दोनों का संतुलन, यानी कि औपचारिक और अप्रत्यक्ष। औपचारिक क्या होता है, फॉर्मल होता है जो क्लासरूम में सिखाया जाता है, यानी कि जिसमें प्लान्ड कैरिकुलम होता है, और अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम वो होता है इनफॉर्मल यानी कि हिडन कैरिकुलम। तो इसको हम एक थ्री इडियट मूवी से समझते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो मोटी मोटी किताबें पढ़ाई जाती थी और जो सिलेबस फिक्स था, वो क्या था, उनका औपचारिक यानी कि फॉर्मल कैरिकुलम था, ठीक है, यानी वो सब जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता था। लेकिन जो रैंचो अपने दोस्तों को सिखाता था, या जो बच्चे कॉलेज के माहौल, हॉस्टल लाइफ और एक दूसरे से सीखते हैं, जैसा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क या दोस्ती, वो होता है अप्रत्यक्ष या हिडन कैरिकुलम, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एकदम यही मानता है कि कक्षा में जो पढ़ाया जाता है, फॉर्मल और स्कूल के माहौल में बच्चा जो खुद सीखता है, हिडन, दोनों ही उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एकदम यही मानता है कि बच्चे के सही विकास के लिए सिर्फ किताबी ज्ञानों मतलब जो किताबी ज्ञान होता है वो काफी नहीं है, इसके लिए स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जो वो खुद ऑब्जर्व करके सीखता है, वो भी उतना ही ज़रूरी होता है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो इन दोनों का एकदम सही बैलेंस होना इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी स्लाइड पर, यानी कि हमारे कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर आ गए हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इन चारों में सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सा है। तो स्लाइड में दिए गए इस रेड बॉक्स को ध्यान से देखिए, यहाँ पर रेड बॉक्स दिखाई दे रहा है आप सभी को, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। रियल लाइफ में जो लोग कैरिकुलम डिजाइन करते हैं, ठीक है, यानी कि वास्तविक दुनिया में पाठ्यक्रम निर्माता और पाठ्य पुस्तक लेखक केवल किसी एक दृष्टिकोण का पालन नहीं करते हैं, वे क्या करते हैं, पाठ्यक्रम की योजना बनाने, लागू करने और मूल्यांकन करने के लिए इन दृष्टिकोणों का मिश्रण जो होता है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि इन चारों में बेस्ट कौन है। तो बेस्ट कोई एक अप्रोच नहीं है, बल्कि सारे अप्रोचों को फॉलो किया जाता है, ठीक है। अ, इसे एक सुपरहिट मूवी बनाने के तरीके से समझिए, क्या सिर्फ एक सख्त डायरेक्टर होने से या सिर्फ अच्छे कैमरे होने से मूवी हिट हो जाती है, नहीं होती ना। तो एक ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए अच्छी स्टोरी चाहिए, सॉलिड मैनेजमेंट चाहिए, बेहतरीन टीम वर्क चाहिए, ऑडियंस के इमोशन, इन सब पर एकदम परफेक्ट मतलब इन सब का परफेक्ट मिश्रण यानी कि ब्लेंड चाहिए, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही कैरिकुलम की प्लानिंग करने और उसे लागू करने और उसका इवेल्युएशन करने के लिए इन सभी अप्रोच का ब्लेंड जो है यानी मिश्रण यूज किया जाता है, ठीक है। तो नीचे दी गई इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, ये पूरी टॉपिक की सबसे शानदार समरी है। जो हम बिहेवियरल अप्रोच से इफिशियंसी, ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच से क्या सीखते हैं, इफिशियंसी, ठीक है, यानी कि दक्षता, ठीक है। प्रबंधकीय से क्या, मैनेजरियल से क्या समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, ठीक है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन से संगठन लेते हैं। सिस्टम से आपका, सिस्टम से क्या लेते हैं, जुड़ाव यानी कि कनेक्शन लेते हैं, ठीक है।
और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से क्या लेते हैं, मानवतावादी से छात्र लेते हैं। ठीक है, तभी क्या होता है, छात्र जो होता है हमेशा सेंटर में रहता है। ठीक है, और इन सब को मिलाकर ही बनता है हमारा एकदम परफेक्ट और सफल पाठ्यक्रम। ठीक है, तो उसमें सभी जितने भी अप्रोच आपने देखे उन सब की जरूरत पड़ती है एक कैरिकुलम को बनाने में, कैरिकुलम का निर्माण करने में। तो ये था आज का हमारा आज का हमारा टॉपिक। आखिरी नहीं है, अभी बहुत सारे टॉपिक पड़े हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके एग्जाम से पहले पहले मैं ये सारा सिलेबस कवर करवा दूं। ठीक है, आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप इसे आराम से मतलब देख सकते हैं, और उसके बाद आप इसको शेयर कर दीजिए। अगर लगता है कि किसी के काम आ सकता है तो प्लीज जरूर शेयर करिए और लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज और बोलनी थी, अगर आप सभी को नोट्स चाहिए या आपने अगर नोट्स बना लिया है तो आप पहले तो आप पीपीटी से बना सकते हैं, देख के आप मेरा लेक्चर देख के बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए नोट्स वास्तव में तो ये नोट्स पेड है। ठीक है, बहुत कम कीमत रखी है मैंने, सिर्फ 100 रुपये में पूरे के पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं ये जो नोट्स हैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।